आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और नीति निर्देशक जो तत्व था उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक में हम लोग को पढ़ना था नीति निर्देशक तत्व। और आपको हम बताए थे कि नीति निर्देशक तत्व जो है एक प्रकार का अधिकार ही है, लेकिन यह ऐसा अधिकार है जो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व को जो है मौलिक अधिकार के जगह पर कई महत्वपूर्ण ऐसा बाद आया जिसमें नीति निर्देशक तत्व को बहुत अधिक महत्व दिया गया और इसके कारण भी कई रहे। तो चलिए आपको आज हम चलते हैं, चर्चा करेंगे 41 से, यानी अनुच्छेद जो है 41 से। तो अनुच्छेद 41-40 तक तो हम लोग क्लियर कर चुके थे। 41 में क्या कहता है सो देखेंगे। तो अनुच्छेद 41 में है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। पहले इसको समझेंगे। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि हमारा जो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि कुछ दशाओं में आपको जो है काम पाने का अधिकार है, यानी आपको काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अब हुआ क्या, आपको हम बताए हैं कि किसी भी जो हमारा संविधान में जो भी अनुच्छेद है उन अनुच्छेद को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए जो संसद है उसमें कानून बनाती है। तो आपको काम का जो है, काम के भी अधिकार बनाने, आपको काम पाने का अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार किसके तहत मिला है? नीति निर्देशक तत्व के तहत। इसीलिए आप जो है न्यायालय में इसकी चुनौती नहीं दे सकते हैं, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन हमारा होता क्या है कि सरकार का नैतिक जिम्मेवारी होता है कि जो हमारे नीति बनाते समय वह इन अनुच्छेदों को ध्यान में रखती है, और ताकि जो है हमें अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी कार्य अगर कोई सरकार करेगी तभी तो जाकर उसका फिर पुनः निर्वाचन या पुनः सरकार में वो आएगी। तो इसीलिए जो भी सरकारें बनती है वह मुख्य रूप से उनका यह नैतिक जिम्मेवारी होता है, या वह अपना जिम्मेवारी भी समझते हैं और उस प्रकार से कुछ वैसी जो है नीति बनाते हैं, और नीतियों बनाते समय वो मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में भी रखते हैं। तो भारत देश में जो है काम पाने का अधिकार, अभी वर्तमान में आपको पता होगा एक अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है, उसमें 100 दिनों की काम की गारंटी है। यानी अगर आपको 100 दिनों का काम दिया जाएगा, अगर मान लीजिए आप उसमें काम नहीं मिलता है, यह अधिनियम बना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यह पहला नंबर 2005 में प्रस्ताव आया। 2006 में यह पूरे कह सकते हैं कि 2006 में 200 जिलों में इसको लागू किया गया, और 2008 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। पुनः जो है 2009 में इसका नाम बदल दिया गया। पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नाम था, और बाद में इसका नाम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम लिख देते हैं। योजना कौन सा है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय कह सकते हैं गारंटी एक्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है ना। यह स्कीम पहले जो था वह नरेगा के नाम से था, NREG, नरेगा है ना। तो 2009 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसमें जो है कितने दिनों का? तो 100 दिनों का, 100 दिनों का गारंटी युक्त, यानी आपको जो है रोजगार पाने का अधिकार है। तो यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।
अगर मान लीजिए कि 100 दिनों का काम सरकार नहीं देती है तो बदले में उसका जो है बेरोजगारी भत्ता ऐसे मिलता है ना, बेरोजगारी भत्ता मिलता है। तो यह जो है एक अधिकार ऐसा मिला। तो यह जो स्कीम आया मनरेगा, वह किस अनुच्छेद के तहत प्रेरित होकर के आया? तो आप कह सकते हैं 41, यानी संविधान के, भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो है 41 में दिया गया है कि काम पाने का अधिकार, उसी के अंतर्गत इस स्कीम को भी लाया गया है। तो चलिए, यह 100 दिनों का जो अधिकार है। अब दूसरा है शिक्षा। तो आपको पता ही होगा शिक्षा का भी जो मौलिक अधिकार बना दिया गया है ना, शिक्षा को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षा पाने का अधिकार है। तो शिक्षा को भी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार है। लोक सहायता, तो अब इसको समझेंगे कि लोक सहायता क्या है। तो आपको कुछ कहता है कि कुछ दशाओं में, वैसी दशा जब आप असहाय हो, कह सकते हैं आप असहाय हो या आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है, लोक सहायता मिलेगी। अब जैसे जो लोग वृद्ध हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु है उनकी, वह एक प्रकार की उनकी काम करने की क्षमता कम जाती है। तो वृद्धजनों के लिए क्या है, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम चला हुआ है, यानी वृद्धावस्था पेंशन स्कीम जो है, वृद्धावस्था पेंशन स्कीम चला हुआ है। दूसरी विकलांग, जो लोग विकलांग है, वो काम करने में असक्षम नहीं है, अक्षम है, तो उन लोगों के लिए भी क्या है, विकलांग पेंशन योजना है। इस तरह से बहुत सारी जो है योजनाएं चल रही है, जो है इनको मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए। तो ये बात क्लियर हुआ। फिर से इसको चर्चा करते हैं। 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। आपको 3 प्रकार का इस बात रखना है। क्या चीज का अधिकार है, काम पाने का, दूसरा क्या शिक्षा, तीसरा क्या लोक सहायता। लेकिन कुछ दशाओं में, सभी परिस्थिति में नहीं, कुछ दशाओं में, इसी को ध्यान रखना है ना, कुछ दशाओं में। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि क्या काम पाने का आपके पास अधिकार है, तो क्या आपको जो है आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। तो ये बात पहले ही हम बता चुके हैं कि आप जो है संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी तत्व है, जितने भी उपबंध है ना, उन उपबंधों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है। फिर भी सरकार क्या करती है, नैतिक जिम्मेवारी है, वह उसको नियम को जब लाती है तो इनको ध्यान में रखती है। इसीलिए सरकार ने मनरेगा स्कीम लाया है ना, शिक्षा अधिनियम भी लाया। दूसरा क्या है, लोक सहायता के लिए वृद्धावस्था पेंशन है ना, प्रसूति सहायता, ये सब जो है स्कीम आया। तो एक क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे 42 में है काम की न्यायोचित दशा, काम की न्यायोचित एवं काम की न्यायोचित मानवोचित दशा एवं प्रसूति सहायता पाने का। जब आपको काम मिल जाता है तो जरूरी नहीं, काम के साथ साथ उसकी जो है वहाँ का इन्वायरमेंट देखा जाता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं क्या आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है या नहीं, कहीं उस काम करने से आपको कोई बहुत बड़ी शारीरिक या कह सकते हैं स्वास्थ्य के नुकसान तो नहीं हो रही है। तो काम की कैसी दशा होना चाहिए, काम आपको पाने का अधिकार तो मिला, 41 में काम पाने का अधिकार तो मिला कि आपको काम दिया जाएगा, इसके लिए सरकार ने स्कीम भी लाई। अब मान लीजिए कि काम आपको मिलता है तो काम की कैसी होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। वैसा कार्य जो आप जिस कार्य के आप काबिल है वही कार्य आपको दिया जाएगा, और जिस कार्य के आपका मान लीजिए कि जिस कार्य के आप लायक है वही कार्य आपको दिया जाएगा। यानी आप मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो बहुत माने काम करने में सक्षम नहीं है, या मान सकते हैं कि एक थोड़ा सा चलते हैं
कोई किशोर है, किशोर यानी 14 से 18 वर्ष के बीच, तो जब 14 से 18 वर्ष के बीच जो व्यक्ति है वो किशोर कहलाएगा, 18 से ऊपर वाले जो व्यक्ति है वो वयस्क कहलाएंगे। तो क्या एक वयस्क जो 18 वर्ष से अधिक है सो, और जो 18 वर्ष से और 14 वर्ष के बीच है सो, यानी जो किशोर है सो, और एक महिला, 3 कैटेगरी में लिए, एक किशोर है ना, मानते हैं कि एक हम लेते हैं किशोर, दूसरा हम लोग वयस्क पुरुष, और तीसरा हम लोग लेते हैं महिला। अब मान के चलते हैं, क्या इन सबकी कार्य की जो क्षमता है एक समान हो सकती है? नहीं। तो इनको किशोर को किशोर के अनुसार काम दिया जाए। किशोर को हम बता भी है परिभाषा में, यानी कितना, 14 से 18। तो किशोर को किशोर के अनुसार काम दिया जाए, और साथ ही साथ इनकी जो मतलब किशोर की जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप इसके लिए कई अधिनियम बना है ना, किशोर रोजगार अधिनियम, उसमें बताया गया है कि इनसे 5 घंटे काम लिया जाएगा, 1 घंटे इनको जो है छुट्टी दी जाएगी, और साथ साथ इनको कार्य करने की अवधि के बारे में बताया गया है, क्या क्या इनको फैसिलिटी मिलेगा सो बताया गया है। वयस्क पुरुष, महिला, अब महिला को किस तरह से काम लिया जाएगा, कैसे नियोजित किया जाएगा, महिला को किस समय नियोजित किया जाएगा, कौन कौन से कार्य पर महिला को रखा जाएगा, ये सब परिस्थितियों को ध्यान रखा जाता है। तो उसी को कहते हैं काम की न्यायोचित दशा। तो काम जो होगा वह सबको न्यायोचित होना चाहिए, ये नहीं कि सबको एक समान काम दे दिए, वयस्क है उसको, किशोर है उसको, और जो महिला है सो सबको समान, एक ही समान जो है सबको इम्प्लीमेंट कर दिए, वैसा नहीं, सबके लिए अलग अलग जो है दशा बना हुआ है कि किशोर को क्या घंटा काम करना है और उसको कितना पैसा मिलेगा, वयस्क पुरुष को कितना काम करना है उसको कितना पैसा मिलेगा, महिला को कितना घंटा काम करना है उसको कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए अलग अलग अधिनियम बने हुए हैं। ठीक है, तो काम की न्यायोचित दशा हुआ। मानवोचित, और वह कैसा होना चाहिए, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वह काम का जो स्थिति होना चाहिए, वहाँ का जो वातावरण होना चाहिए वह मानवोचित होना चाहिए, यानी जिसमें मनुष्य अपनी स्वास्थ्य को, अपनी सुरक्षा को आराम से जो है सर्वाइव कर सके, यानी काम की कैसी दशा होना चाहिए, मानवोचित दशा होना चाहिए। एवं प्रसूति सहायता पाने का अधिकार है ना, और इसी में है प्रसूति सहायता पाने का अधिकार। इसी के अंतर्गत देखते होंगे जननी जन सुरक्षा योजना है ना, फिर है आपको प्रसूति सहायता योजना, कई प्रकार की स्कीम सरकार लाई है। तो ये जो है हमारा अधिकार है, और इसके लिए भी आप बता दें कि कोई भी ऐसा उपबंध हो उसके लिए न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं, सरकार का नैतिक जिम्मेदारी वो करती है। चलिए अब हम चलते हैं अनुच्छेद 43 पर। 43 में कहता है निर्वाह मजदूरी। अब इसको समझेंगे। 43 में कहता है कि निर्वाह मजदूरी। अब निर्वाह मजदूरी क्या है? कहने का मतलब है कि आप जिसको भी कार्य पर रखे हैं, काम पर जिसको भी आप लगाए हुए हैं या जो भी कोई कार्य कर रहा है, तो उसको मजदूरी वैसा मिलना चाहिए जिससे उसका भरण पोषण हो सके। तो निर्वाह मजदूरी होना चाहिए, ये नहीं कि मजदूरी करा रहे हैं और उसको उचित दर से कम पर जो है उचित दर से कम पर काम ले रहे हैं। तो निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रख करके केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, इस चीज़ को हम चर्चा भी कर चुके हैं मौलिक अधिकार में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एक्ट पारित किया, और उसमें कई बार संशोधन होते गया, यानी न्यूनतम मजदूरी कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम मजदूरी निर्धारण सरकार करती है कि इतना से कम पर किसी व्यक्ति को, माने जैसे अभी बिहार में न्यूनतम मजदूरी मनरेगा का कितना है 182 रुपया है ना। तो हर राज्य अपना अपना अलग अलग जो है निर्वाह मजदूरी तय करता है, और यह हमेशा सरकार इसको जो है क्या करती है, समीक्षा करती है। हर एक 5 वर्ष पर समीक्षा करना होता है न्यूनतम मजदूरी को, लेकिन अगर सरकार चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी वह न्यूनतम मजदूरी की जो है समीक्षा कर करके और उन न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा सकता है। तो निर्वाह मजदूरी यानी आपको जो है ऐसा दर पर मजदूरी देना है जिससे उसको जो है परवरिश हो सके, निर्वाह मजदूरी होना चाहिए।
इसी में क्या एक एक्ट किया गया 43 के ए में, श्रमिकों को प्रबंध में, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी, यानी इसमें है 43 की ए एक जो जोड़ा गया, 43 की ए है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया इसको, कि श्रमिकों को उद्योगों में प्रबंध की भागीदारी, यानी श्रमिक जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, जिस उद्योग में भी वो एम्प्लॉय है, किसी भी उद्योग में है, तो उनको जो है अगर उस उद्योग में श्रम, चूँकि आपको जानते होंगे कि कोई भी इंडस्ट्रीज अगर डेवलप करता है, कोई भी इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करता है, तो उसके पीछे उसकी जो सबसे निचले पावदान पर खड़े व्यक्ति होता है, जो उस इंडस्ट्री में कहिए कि प्रत्यक्ष रूप से काम करता है, उसकी भागीदारी होती है। तो उसके कारण ही कोई भी इंडस्ट्री आगे ग्रो करता है। तो अगर मान लीजिए कि उसमें जो है जो मुनाफा हो, तो माने मुनाफा हो, वह चाहे तो जो कंपनी की प्रोप्राइटर है या जो प्रबंधक है वह उसको मजदूरों के बीच में जो भागीदारी दे सकता है। तो श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध भागीदारी, यानी श्रमिकों को जो प्रबंधकीय मंडल में भी शामिल किया जा सकता है, और उसको में जो है शामिल करके उनसे राय विचार लेना, या उनके संबंध में कुछ अपना शेयर वगैरह भी जो होता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी है कि अपने शेयर का कुछ अंश, जो अपना निवेश है उसका कुछ अंश श्रमिकों में जो है देती है। तो श्रमिकों को प्रबंध में भागीदारी का भी जो अधिकार मिला, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब आइए हम लोग चर्चा करेंगे 44 पर, 44 पर। समान नागरिक संहिता। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि सरकार नीति बनाए, और नीति में सरकार का नीति क्या होना चाहिए? ऐसा विधि होना चाहिए कि सभी नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता होना चाहिए। यूनिवर्सल सिविल कोड कह सकते हैं इसको, है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड, है ना, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रहता है। तो समान नागरिक संहिता, आपको पता होगा कि हाल फिलहाल मोदी सरकार ने इस पर जो है समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास किया, जिसके कारण चर्चा में रहा। क्योंकि समान नागरिक संहिता में क्या है, अभी हमारे यहाँ देश में जो है एक समान नागरिक संहिता नहीं है। तो इस पर समान नागरिक संहिता नहीं है, क्योंकि है क्या कि हमारे देश में जो है मुस्लिम विवाह अलग है, मुस्लिम विवाह तलाक कानून उसका अलग है, हिंदू विवाह कानून अलग है, पारसियों का विवाह कानून अलग है। तो यहाँ पर जो है जैसे हिंदू विवाह हिंदू कोड बिल, मुस्लिम का अलग होता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उसका निर्धारित करता है। तो यहाँ क्या है भारत में कि जो है हर धर्म के लिए अलग अलग, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग तलाक विवाह है ना, जो उसके कह सकते हैं रस्म रिवाज है वो अलग है, हिंदू के लिए अलग है। तो इसी को एक करने के लिए समान सिविल संहिता लाने का प्रयास किया गया। लेकिन फलस्वरूप हुआ क्या कि समान सिविल संहिता जो है अभी मैंने हुआ, लेकिन इसको पास नहीं किया सका। लेकिन समान सिविल संहिता भारत में एक ऐसा राज्य है, बताते हैं, भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान सिविल संहिता कह सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कह सकते हैं, हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यह जो है एक राज्य है वो गोवा में, पूरे गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। भारत का कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता कानून लागू है? तो वह गोवा है। ठीक है, वहाँ पर सभी के लिए एक समान तलाक विवाह कानून सभी एक समान है। अब हम चलेंगे 45 पर। है 45 में
इसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 45 में कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है देने का कर्तव्य होगा किसको? राज्य को। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत है ना, इसी अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने है ना एक संशोधन अधिनियम लाया जिसको हम कहते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया गया, वह मौलिक अधिकार हो गया और इसको अनुच्छेद मौलिक अधिकार के 21 के क में जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकार कितना से कितना तक में है तो आप जानते होंगे, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 12 से 35 तक में जो उसका अनुच्छेद निहित है। और उसी में क्या हुआ कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है अनिवार्य मौलिक अधिकार बनाया गया और ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21 के क में। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 21 के क में जोड़ दिया गया। यानी अब बच्चों को जो है शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार हो गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। अब हम लोग हुआ क्या कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे कर दिया गया। अब आपको जैसा इस पर बारी बारी से चर्चा फिर से कर देते हैं। इसके बारे में क्लियर हो गया। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। काम के लिए कौन सा स्कीम लिख रहा? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो 100 दिनों का गारंटी रोजगार देती है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या मिलता है? बेरोजगारी भत्ता मिलता है। शिक्षा पाने का, तो शिक्षा पाने का अधिकार भी हो गया, शिक्षा को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया। लोक सहायता, तो कुछ दशाओं में जैसे अगर आप विकलांग हैं या वृद्ध हैं या आप असक्षम हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है ना, ये विधवा हो या असहाय हो। उसके बाद है 42 में काम की न्यायोचित दशा, यानी काम को जो दशा होना चाहिए कैसा होना चाहिए? न्यायोचित दशा होना चाहिए। अगर किशोर है तो किशोर के अनुसार, किशोर को हम बताएं कितना वर्ष? 6 से 14 से 18। किशोर है तो किशोर के अनुसार किशोर को कितना घंटा काम दिया जाएगा? किशोर को 5 घंटे काम लेना है और मजदूरी वयस्क के बराबर मिलेगा। जो एक वयस्क 18 वर्ष के व्यक्ति को एक जो 18 वर्ष के व्यक्ति है जिसको 8 घंटा काम करने के बाद जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा किसको मिलेगा? किशोर को। कितना घंटा काम करने पर? 5 घंटे काम करने पर। इनको वयस्क को आधा घंटे छुट्टी मिलती है लंच वगैरह के लिए, जबकि इनको कितना छुट्टी देना है? 1 घंटे देना है। तो अलग अलग नियम है, यानी जो किशोर है कि उनको किशोर के अनुसार काम लिया जाएगा, है ना। महिला है, महिला को महिला के अनुसार काम लिया जाएगा, महिला को किस समय नियोजित करना है, किस समय नियोजित नहीं करना है, ये सारी बातें हैं। उसके लिए अलग अधिनियम ही है ना। और वयस्क के लिए तो यानी जो जैसा है उसके अनुसार उसको काम दिया जाएगा। उसके बाद मानवोचित, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? जहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कैंटीन होना चाहिए, क्योंकि काम की कैंटीन होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। फिर आपको जो है वहाँ का इन्वायरमेंट जो होना चाहिए वो स्वच्छ इन्वायरमेंट होना चाहिए। कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के अनुकूल वातावरण होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है कि मानवोचित दशा होना चाहिए, जहाँ पर आदमी कार्य कर सके वैसी दशा होना चाहिए। और प्रसूति सहायता पाने का अधिकार भी है। 43 में क्या होता है? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी इसके लिए क्या है? इसके लिए भारत सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया, यानी आप किसी व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर काम नहीं ले सकते हैं। अगर इससे कम दर पर काम लेते हैं तो एक प्रकार का जुर्म माना जाता है ना, और उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। इसी में दिया गया है 43 के ए में जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में क्या है? तो श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी, श्रमिकों को क्या किया जाएगा? उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी दिया जाएगा। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता, यानी सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। या किसी आर्टिकल में 44 में अभी तक पूरे भारत के लिए एक यूनिवर्सल सिविल कोड जो है लागू
नहीं है, लेकिन इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, तो कौन सा राज्य है? गोवा। दूसरा 45 में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसको याद रखिएगा। 45 में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो है नैतिक जिम्मेवारी था किसको? राज्य सरकार को, लेकिन इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार बनाकर किस अनुच्छेद में जोड़ दिया गया? तो अनुच्छेद 21 के क में। ठीक है, तो आज हम लोग इसको चर्चा कर लिए 41 से 45 तक में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 46 से 51 तक चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम ये भी चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार और नीति निर्देश तत्व में क्या अंतर है, और मूल अधिकार से क्यों ज़्यादा अधिक प्रभावी बन गया है नीति निर्देश तत्व, इस पर और कौन कौन सा वाद आया है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।